नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 1 देखेंगे और व्याख्या के सहित दोस्तों यहाँ पर सेट्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला कहते हैं। याद रखिएगा इसको दोस्तों 1900 कितने में 1922 में दोस्तों जो है राखल दास बनर्जी ने दोस्तों जो है क्या किया, खोज किया या फिर दोस्तों जो है खोज करता है ये, ठीक है। और ये कहाँ है, मोहनजोदड़ो दोस्तों जो है ये आपका सिंध प्रांत के दोस्तों लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर ये है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था। हड़प्पा का कौन सा नगर है जो कि 3 विभाग में दोस्तों जो है ये विभाजित था। तो 3 विभाग में या भागों में ऐसे बोलेगा तो याद रखिएगा, 3 भागों में जो था वो धौलावीरा था। क्या था, धौलावीरा था, ठीक है दोस्तों। यह दोस्तों जो है ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में दोस्तों ये स्थित है। याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। स्थानीय रूप से इसे क्या कहते हैं, कोटडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटडा टिम्बा। याद रखिएगा, कोटडा टिम्बा कहते हैं इसे स्थानीय रूप से। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों प्रमुख स्थल में से एक है, धौलावीरा। याद रखेंगे, ठीक है। 3 भागों में विभाजित था और कोटडा टिम्बा कहते हैं। याद रखिए, गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट बात करेंगे महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। महाजनी प्रथा, तो महाजनी जो प्रथा था वो दोस्तों सर्वप्रथम आपको ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों हुआ और शतपथ ब्राह्मण नाम है। क्या नाम है, शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों महाजनी जो प्रथा है सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पर मिलता है। और इसमें दोस्तों जो है सूदखोर को क्या कहते हैं, इसमें याद रखिएगा एग्जाम में कई बार आता है, क्या आता है, सूदखोर को क्या कहते हैं, कुशीदीन कहते हैं, कुशीदीन। याद रखिएगा, सूदखोर को क्या कहते हैं, कुशीदीन कहते हैं। कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकी के नाम से भी जानी जाती है। प से है दोस्तों पिनाकी और प से है पेन्नार। दोनों को रिलेट करना बहुत ही जो है आसान है। याद रखिएगा, पिनाकी, उत्तर पिनाकी नाम से पेन्नार नदी जानी जाती है। याद रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम है चिल्का बल्लापुरा। क्या नाम है, चिल्का बल्लापुरा जिले कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ऐसे आप बनाते हैं तो यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। याद करना बहुत ही आसान है। क्या नाम है, पिनाकी, उत्तर पिनाकी और पेन्नार, प से दोनों है। नंदी पहाड़ियों से निकलती, कहाँ से, नंदी पहाड़ियों से, कर्नाटक के जो नंदी पहाड़ियाँ हैं यहाँ से दोस्तों ये निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो अरब सागर में कौन जाकर के मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नर्मदा दोस्तों जो एमपी के अमरकंटक, यानी अगर ऐसे आप भारत बनाते हैं, ठीक है, ऐसे अगर बनाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नर्मदा दोस्तों और ताप्ती, ये दोनों दोस्तों जो है उल्टा जाती हैं, उल्टा। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों जो है ये क्या है, ये उल्टा जाती हैं। और ये क्या पूछ रहा है, अरब सागर में। तो इधर आपका अरब सागर ही है, वही तो पूछा जा रहा है आपसे। अरब सागर में दोस्तों जो है नर्मदा, देखिए अरब सागर में इधर मतलब यहाँ पर बात करेंगे इस साइड, उल्टा दिशा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिम की तरफ जाने वाली यही दोनों हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ है। इसका आप याद रखें कहाँ से निकलती है, ये भी पॉइंट याद आ सकता है एग्जाम में। तो अमरकंटक, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत है और अमरकंटक है। अमरकंटक दोस्तों जो चोटी से निकल के पश्चिम की ओर, कई बार ये भी एग्जाम आता है, कौन पश्चिम की ओर जाता है, 1312 किलोमीटर की मतलब लंबाई की प्रभावित होकर के कैम्पे की खाड़ी, यहाँ बात करेंगे कैम्बे की खाड़ी या फिर जो है अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी बिंद और सतपुड़ा श्रेणी के जो है मध्य से, माने बिंद यहाँ से सतपुड़ा इसी के बीच से दोस्तों ये प्रभावित होती है, या फिर रिफ्ट घाटी से कहते हैं इसको, मध्य भ्रंश से होकर के जाती है। तो याद रखिएगा नर्मदा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। यमुना से कौन सा नहीं मिलता है,
तो यमुना आप जानते हैं कि अगर ऑप्शंस में आपका कौन कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको जो है कुछ आपने पुराने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो गंगा नदी अगर इस प्रकार से आ रही है, यमुना कुछ इस प्रकार से जाकर के गंगा नदी से मिलती है। क्या है? यमुना कुछ इस प्रकार से जाके गंगा नदी से मिलती है, तो ये सहायक नदी है। तो इसमें दोस्तों जो है 100 के बेचम ट्रिक था, तो उससे अगर आपको रिलेट करके याद किए हैं तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि गंगा नदी से कौन, अरे यमुना नदी से कौन नहीं मिलता है। तो सोन नदी दोस्तों जो है दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली नदी है, तो वही नहीं है। और केन और चंबल और बेतवा, तो 100 के बेचब, तो बेचब बे यहाँ पर है, 100 के फिर बेतवा च यानी चंबल, तो यह आपका कुछ इस प्रकार से ट्रिक था। तो आपका केन, बेतवा और चंबल ये यमुना से मिलती हैं, यमुना से। और सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। तो यही यमुना से कौन नहीं मिलता पूछा था। तो 100 के बेचा वैसे याद करिएगा। तो सोन जो है ना ये गंगा से मिला है। उसके बाद केन के बेचा मतलब बेचने का मतलब बेतवा, और च से चंबल। ठीक है, याद करना बहुत आसान है। तो सोन नदी गंगा की है, ना कि यमुना की। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पर सोन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी बात करेंगे 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। अगर बात करेंगे दोस्तों इसके जो निम्न मतलब लक्ष्य जो थे वो कौन कौन से थे, तो यहाँ पर कौन मुख्य उद्देश्य था वो बताना है। तो अगर बात करेंगे इसका था कि जो है तेज और सतत और आर्थिक समावेशी यानी फास्ट, अगर इंग्लिश में आ जाएगा तो फास्टर, सस्टेनेबल और मतलब एंड मोर जो है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। देखिए सतत का अर्थ क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा विकास करना है जिसे फ्यूचर के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जीडीपी जो वास्तविक वृद्धि दर रही वो 8%, कृषि में दोस्तों 4%, ठीक है, और विनिर्माण में 10% की वृद्धि दोस्तों इसमें हुआ। ठीक है, और 11वीं के तुलना में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना था जो 12 से पहले का था उसकी तुलना में दोस्तों इसमें वृद्धि उच्चतर अगर बात की जाए तो अच्छा खासा रहा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में श्वेत क्रांति के जनक। एक भारत में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपके जो है विश्व में। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन हैं। कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, और दुग्ध से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? दुग्ध से रिलेटेड है। देखिए आता है हरित क्रांति। क्या आता है एग्जाम में? एक हरित क्रांति आता है। देखिए एमएस स्वामीनाथन का नाम भारत में जब नाम लिया जाएगा तो एमएस स्वामीनाथन जी का नाम याद रखिएगा, हरित क्रांति अगर आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। किसकी समानता का? तो याद रखिएगा इसमें यहाँ पर आपका क्या क्या दिया है? अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास नहीं, हैसियत, अवसर। हैसियत का मतलब होता है प्रतिष्ठा। ठीक है, यहाँ पर 16वां जो अनुच्छेद है समानता का मतलब असमान अवसर वाला, वही यहाँ पर ये है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन में दिया है क्या? अवसर, अभिव्यक्ति नहीं। यहाँ पर देखेंगे समानता का वचन देता है हैसियत यानी प्रतिष्ठा समान रहेगा और अवसर समान मिलेगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। कौन है जो 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव जो है पारित किया सबसे पहले? तो ये दोस्तों जो है नाम है M.N. रॉय। M.N. रॉय ने दोस्तों सुझाव दिया था किसके लिए? संविधान सभा का लिए। संविधान सभा का लक्ष्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। मेन बात करें संविधान का निर्माण करना। ठीक है, इसके विचार से दोस्तों जो है इसी को मूर्त रूप देने के लिए इसके बाद अगर बात करेंगे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1936 में। क्या नाम है? फैजपुर अधिवेशन। इसमें दोस्तों जो है संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की जो उसकी व्याख्या किया गया और जो है जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्तों जो है अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। उप समिति, देखिए समिति बहुत सारी थी, ठीक है,
उसमें से उप समिति पूछ रहा है किसका, अल्पसंख्यकों का। ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि अगर एग्जाम में आ जाता है संघ, क्या आ जाएगा, संघ शक्ति समिति, संघ या संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, तो इसका अगर प्रमुख पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इसी प्रकार से अगर आ जाएगा संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, तो इसका भी आप रखेंगे याद JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर प्रांतीय आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, प्रांतीय, अगर प्रांतीय आ जाएगा तो याद रखेंगे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगर प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग, प्रारूप या फिर कहते हैं इसी को ड्राफ्टिंग, क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं, इसके जब आ जाएगा तो याद रखिएगा जो है भीमराव अंबेडकर जी, अंबेडकर जी थे, भीमराव सिर्फ लिख दे रहा हूँ मैं, अंबेडकर जी, ठीक है। अगर आगे बात करेंगे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अगर आ जाएगा तो जो जनजाति है इसके सरदार भाई पटेल जी ही थे, लेकिन बात यह है कि इसमें दोस्तों 2 उप समितियाँ थीं, ठीक है। एक आपका क था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके JB कृपलानी थे। देखिए फिर से सुनिएगा, अगर मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और जो अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित परामर्श समिति थी उसमें सरदार भाई वल्लभ पटेल ही जी थे, लेकिन इसकी 2 उप समितियाँ थीं। एक था मौलिक अधिकार उप समिति जिसके JB कृपलानी थे, JB कृपलानी थे, और एक था आपका जो है अल्पसंख्यक जो है उप समिति जिसके HC मुखर्जी थे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है HC मुखर्जी। देखिए कितना डीप क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार से अगर आपको याद आएगा प्रक्रिया समिति आ जाएगा, तो प्रक्रिया नियम समिति आ जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगर राज्यों के लिए समिति आ जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो JL नेहरू याद रखेंगे। साथ ही साथ संचालन समिति भी आ जाएगा तो भी आप दोस्तों किसको याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को ही। प्रक्रिया समिति आ जाए चाहे आपका क्या जाए संचालन समिति, तो आप राजेंद्र प्रसाद जी को ही याद रखेंगे। तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें कवर कर दिया है। नेक्स्ट देखिए प्रतिबल की इकाई क्या है, प्रतिबल की इकाई यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस में आपके कहाँ कहाँ दिया, देखिए प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर आपके क्या होता है, F यानी फोर्स रहेगा, बल रहेगा, और A यानी कि एरिया रहेगा, क्षेत्रफल। बल और क्षेत्रफल यानी बल का आप जानते हैं न्यूटन और क्षेत्रफल का आपका जो है मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। तो बल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिस भी ऑप्शन में होगा उसको कर देंगे, या फिर आपका इसी को क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों कहते हैं आपका, यहाँ पर आपका दिया हुआ है पास्कल। तो यहाँ पर जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहते हैं, पास्कल ही कहते हैं। प्रतिबल या फिर कहा आ जाएगा दाब का, तो आप याद रखेंगे यही, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, देखिए दाब का आ चुका है तो पास्कल आ चुका है। मैंने बताया 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है आपका कितना हो जाएगा, जो है दबाव का या दाब का जो भी आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो आपका है ये किस पद्धति में है, MKS पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाता है, ठीक है। SI मात्रक दोस्तों इसको पास्कल कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे SI मात्रक इसको पास्कल कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर आपका होता है, दाब बराबर होता है लंबवत बल, वही आपका लंबवत बल, और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका बल के लिए क्या लगाएंगे न्यूटन, और इसके लिए क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ समझ जाएंगे तो वहाँ पे गलत नहीं होगा। देखिए पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, पराध्वनिक मतलब क्या होता है, सुपरसोनिक, क्या होता है, सुपरसोनिक स्पीड की बात हो रही है। सुपरसोनिक स्पीड जो मापा जाता है वो मैक या फिर इसको मैक नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक या फिर क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। इसी की सहायता से मापा जाता है। अब इसको समझिएगा मैक या मैक नंबर क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह वास्तव में जो है किसी तीव्र गति से चलने वाले जो वायुयान हैं जैसे लड़ाकू विमान, इनकी जो गतियाँ होती हैं इनको दोस्तों जो है मापने का ये अनुपात के हिसाब से इसको मापते हैं। जैसे कैसे मापेंगे, जैसे यदि किसी वायुयान की चाल जो है ध्वनि के बराबर है, किसके बराबर, देखिए ध्वनि के अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा,
तो इसकी गति दोस्तों 1 मैक हो जाएगी। ठीक है, मैक मतलब क्या, मतलब ध्वनि पराध्वनिक लिखा हुआ है ना, तो ध्वनि के बराबर अगर है तो 1 मैक हो जाएगा। अब इसके बाद जितनी आवृत्ति बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आप, मतलब जितना उसका बढ़ता जाएगा। अगर हर्ट्स की बात करें तो ये दोस्तों आवृत्ति का मात्रक है। किसका, आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, और जो रिएक्टर है आप जानते हैं ये भूकंप के लिए मापते हैं, कितने रिएक्टर ये रहा। ठीक है, और जो नॉट है, नॉट क्या है, नॉट जो समुद्री जहाज़ की गति, जो पानी में चलने वाली है समुद्री जहाज़, उसकी गति मापते हैं नॉट से। ठीक है, तो सब मैंने डिटेल लगभग बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। तो अन्य देशों की मुद्रा में देखिए यहाँ पर मान को कम करना, घरेलू मुद्रा जो है उसका मतलब अन्य देशों की तुलना में अपना जो घरेलू मुद्रा है उसका मान कम हो जाएगा, अवमूल्यन कहते हैं इसको। तो बी यहाँ पर किस ऑप्शन में है, 1 2 3 सी यहाँ पर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाला देश के आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो है, इससे देश में जो भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी पूछा जा रहा है ABDM, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में कौन बना है, तो मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है, तो मिज़ोरम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से सुनिएगा, अगस्त 2023 में मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी बात करेंगे ABDM कहीं भी शॉर्ट फॉर्म में आ जाए आपका। ठीक है, ABDM माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत के साथ मिज़ोरम ABDM माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मिज़ोरम आइजोल याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2023 में US ओपन चैंपियनशिप महिला एकल वर्ग टूर्नामेंट जीता, किसने जीता। US ओपन चैंपियनशिप में महिला वर्ग टूर्नामेंट का जब नाम आ जाएगा तो टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गफ ने आर्याना, देखिए कोको गफ जीती हैं और हराया किसको, जो है आर्याना सबालेंका नाम है इनका, सबालेंका, इनको हराया। ठीक है, साथ ही साथ पुरुष वर्ग, ये तो महिला वर्ग हो गया, पुरुष वर्ग का भी लिख लीजिए, पुरुष वर्ग का खिताब जीता सर्बियाई खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, तो जोकोविच लिख दे रहा हूँ, जोकोविच। ठीक है, और इन्होंने हराया डेनियल जो है मेदवेदेव को। ठीक है, तो डेनियल को हराया, किसको हराया, हराया किसको, डेनियल को। ठीक है, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच सर्बियाई खिलाड़ी हैं। ठीक है, महिला का पूछा था, एकल महिला टूर्नामेंट किसने जीता, कोको गफ ने, और हराया था आर्याना सबालेंका को। नेक्स्ट बात करेंगे किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता। फीफा महिला कप विश्व कप पूछा जा रहा है, 2023 का खिताब किसने जीता है। वो जो है ओपन वाला जब होता है ना, टेनिस की बात होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है फीफा महिला विश्व कप 2023, तो याद रखिएगा चला था 20 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक। इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और न्यूजीलैंड में। फाइनल में कौन जीता, स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो कौन जीता, स्पेन जीता है। कौन जीता है, स्पेन जीता है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में हुआ है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। स्पेन ने किसको हरा दिया, स्पेन ने हरा दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, इसको हरा दिया। ठीक है, और अगर बात करेंगे पहली बार फीफा विश्व कप का खिताब पहली बार जीता किसने, स्पेन ने, जिसमें स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। स्वीडन कितने स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर। लाइन से सुनिए, फीफा महिला विश्व कप हुआ 20 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक। इसमें स्पेन जीता, इंग्लैंड को हरा दिया। पहली बार जीता स्पेन, जिसमें स्पेन अगर इंग्लैंड को हराया था यानी इंग्लैंड दूसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित
पहले उद्योग रत्न, रत्न है तो कोरिलेट करके याद रखेंगे रतन टाटा। तो उद्योग रत्न अवार्ड निम्न में से किससे सम्मानित किया गया? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ये करंट है अगस्त 2023 का, जो है उद्योगपति रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का 3D मुद्रित डाकघर जो है बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है 3D? याद रखिएगा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ये कर्नाटक बंगलुरु में दोस्तों बनाया गया है। याद रखिए कर्नाटक बंगलुरु में बनाया गया है। और ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। बेंगलुरु शहर के कैम्ब्रिज लेआउट में इस डाकघर का निर्माण लॉन्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा IIT मद्रास की तकनीकी मार्गदर्शन पर किया गया। और किसके द्वारा हुआ है? याद रखिएगा रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु। तो ये दोस्तों आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए और व्याख्या के सहित मैंने ये कराया। आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।